Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री 1 नंबर एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें. ओके तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स के बारे में अच्छी तरीके से घोट घाट के पढ़ लिया है. हमने बकल कैविटी पढ़ी, हमने इसोफेगस पढ़ा, हमने स्टमक पढ़ा, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, फिर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ी जिसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, फिर हमने स्टमक पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड के बाद हमने लीवर पढ़ा और लास्ट क्लास में मैंने आपको पैंक्रियास के बारे में ख़त्म किया. तो कुल मिला के हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स तो पूरे पढ़ लिए, पूरे. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके क्या बात करने वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा. अब हम लोग एक एक करके जो पर्टिकुलर पार्ट में, समझे बात को, पर्टिकुलर पार्ट में कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट होती हैं ये अपने को बात करना है मेरे बच्चों. तो सबसे पहले लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज कर लें एज यूजुअल. जो अपनी यूएसबी है, पैंक्रियास पढ़ा था हम लोगों ने. पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है. एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों नेचर होता है उसका. एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन निकालता है. हार्मोन होते हैं ग्लूकागन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन और अपने पॉलीपेप्टाइड एफ सेल्स से निकलने वाले हार्मोन्स. ठीक है, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था मेरे बच्चों कि इससे पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है. पैंक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि अब जब मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन शुरू करूंगी तो मैं आपको वहां पर कॉम्पोजिशन भी बताऊंगी. ठीक है, समझी गईली. अब हम लोगों को ओरिजिन एंडोडर्म है, पोजीशन ड्यूडेनम के बीच में है, वेट 70 to 80 ग्राम है, नेचर हेट्रोक्राइन है, 99% एक्सोक्राइन है, 1% एंडोक्राइन है. यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स में जो सेंटर पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं. जो साइड्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको आप एक्सोक्राइन एक्टिनी कहते हैं. ये एक्सोक्राइन एक्टिनी जो होती हैं ये पैंक्रियाटिक जूस का मदद करती है निकालने में. पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट से बाहर निकलता है विच इज द जॉइनिंग ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल. ये जो पिंकी दिख रहे हैं आप लोगों को, ऑल द पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल विल कंबाइन एंड मेक द पैंक्रियाटिक डक्ट. कॉमनली इट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ विल्सन. Then the duct of Wirsung will combine with the bile duct. Then it will make the hepatopancreatic duct. It will open into the duodenum through the ampulla of water. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने islets of Langerhans पढ़ा था. In the center of this they have so many types of cells. The alpha cell which releases the glucagon which increases the sugar level by the breaking down of the glycogen which is called as glycogenolysis. Second is a beta cell. It is called as hypoglycemic hormone. It will collect the sugar from the blood and it will stored into the liver by the process of glycogenesis. Now delta cell, it will release the somatostatin. It will inhibit the other hormone which is secreted by the pancreatic cells. PP cell, it will regulate the exocrine and endocrine part of the pancreas. ठीक है, तो ये अपन लोगों ने भैया ऐसा है कि लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा मोटा जो है पार्ट है. ठीक है, तो छोटा बच्चा जान के इसको घबराना ना क्योंकि क्वेश्चन इससे आना है. ओके, नाउ आज हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाट हाउ इज द योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज गोइंग टू बी वर्क. ठीक है, लुक एट दिस मैन. इट इज अ यंग हैंडसम टॉल डार्क वेरी रंगीला मैन. ही इज मैन ईटिंग समथिंग. अभी GIF चल रहा है, इट इज वेरी स्लो, पर अब शुरू होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या होता है. ओके, 1 2 3 4 अभी पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है. देखिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, इसीलिए मैंने एक स्लो GIF लगाया है ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके. अभी उस सुपरफिशियल मैनर में क्लियर हो सके, उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे. ठीक है, ये आदमी ने खाना खा लिया, बकल कैविटी से ईसोफेगस में पहुंचा. ठीक है, ईसोफेगस से ये आया आपके स्टमक में. स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसने खाना पचाया और वहाँ पर अनडाइजेस्टेड वेस्ट बनाया. अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद रेक्टम और एनस से बाहर हो गया. कुल मिला के यही फिजियोलॉजी है.
अब हम एक एक करके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आजो 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 आजो, चलो बच्चों। सो श्री गणेशाय नमः, लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन द ओरल कैविटी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डाइजेशन इन द ओरल कैविटी? इससे आपको चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले आपको पता है, बहुत सारा लोग ये सोचते हैं कि ओरल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता, बट ये बच्चों एक सीधी सीधी मिथ्या है, ये जीवन का झूठ है। इस झूठ को अपने को मानना नहीं है। आपका जो डाइजेशन शुरू होता है वो एक्चुअली ओरल कैविटी से ही शुरू होता है। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, डाइजेशन इज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी, ठीक है। शुरू करें। आप समझो, ओरल कैविटी में जब आप अपने खाने को, मैं एक एक चीज समझा रही हूं, जब आप अपने खाने को ले जाते हो, तो जब आप खाना, आज मम्मी ने बनाया पराठा और आलू की सब्जी, ठीक, और आपने उसको ठीक है चबाया। एक बार खाने को 32 बार चबाना चाहिए, पर मुझे पता है कि आप नहीं चबाते होंगे, पर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बॉडी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कुछ नहीं भी चबाओगे ना, तो वो चबा के पचा लेगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को ज्यादा खाना चबाना चाहिए, ठीक है। तो आप जब 32 बार खाने को चबाते हैं, ठीक है, तो चबाते हैं, तो यू हैव 3 टाइप्स। मैं एक एक चीज रिवाइज करवा रही हूं जो अभी तक मैंने इतनी सारी क्लासेस में पढ़ाया। जब आप खाने को चबाते हैं तो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इनटू योर बकल कैविटी, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड दैट पैरोटिड, ठीक है। ये जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड है ये निकालती हैं सलाइवा, ठीक है, थलाइवा, तो ये निकालती हैं सलाइवा। सलाइवा में होते हैं एंजाइम्स, म्यूकस, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट, म्यूसिन प्रोटीन, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप खाने को चबा लेते हैं तो ये जो होता है सलाइवा के साथ मिक्स होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और इट विल कन्वर्टेड इनटू द राउंड क्लस्टर ऑफ द फूड एंड दिस इज कॉल्ड एज बोलस, ठीक। तो बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया, अपने किशन को दिल दे दिया, ठीक। तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द बोलस, ओके। सो व्हाट इज द बोलस? बोलस इज द च्यूड फूड मिक्स्ड विद द सलाइवा, ठीक है, कोई दिक्कत? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बकल कैविटी इनटू द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन? First role of the buccal cavity that it will masticate the food, isn't it? First function of the buccal cavity is what बच्चा लोग? It will masticate the food. ये आपके खाने को चबाने में, पीसने में मदद करता है, ठीक है। मैस्टिकेट द फूड। अगर आपकी बकल कैविटी, अच्छा तब आपको पता है इसीलिए जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो खाने को चबाता नहीं, वो लिक्विड फूड लेना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि दांत नहीं है, और दांत नहीं है तो खाना सीधा सीधा जाएगा और वो पचेगा नहीं, वो टाइम लेगा, इट विल कॉज द एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। इससे अच्छा लिक्विड फूड लो। तो बकल कैविटी का बहुत बड़ा रोल है दैट इट विल मैस्टिकेट द फूड, इट विल चबाओ द फूड, इट विल चर्न द फूड, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और फंक्शन, इट विल मिक्स्ड विद द सलाइवा, ठीक है। बकल कैविटी में आपका जो खाना है वो सलाइवा से मिक्स होता है। सलाइवा में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों। तुम लीवर के पहले सलाइवरी ग्लैंड ही शायद पढ़ाया, उसको लगाइए वो लेक्चर जाके। तो मैंने आपको बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा निकलता है उसमें विभिन्न प्रकार के लाइसोजाइम, एमाइलेज, थायोसाइनेट होते हैं। नाउ ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइसोजाइम एंड द थायोसाइनेट। थायोसाइनेट हैज देयर सॉल्ट एंड लाइसोजाइम इज एंजाइम जो कि खाने के थ्रू आने वाली गंदगी को दे दनादन चर्न करने का काम करते हैं। मतलब अगर आपने खाने के थ्रू कोई गंदगी खा भी ली तो वो लाइसोजाइम उसको वहीं पे किल कर देते। तो बोलो मैडम पानी पूरी खाने के बाद हमको डायरिया क्यों हो जाता फिर ऐसे? बेटा ऐसा है कि लाइसोजाइम की भी ना अपनी एक शक्ति है। अब जरूरत से ज्यादा तुम खा लोगे तो बेचारा वो कैसे करेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि जो है तो हमें रोज डायरिया होता है, हम हर दिन किसी भी खाने से कितने सारे बैक्टीरियाज को इंजेक्ट करते हैं, पर फिर भी क्या आपको कभी उससे इन्फेक्शन होता है? बहुत कम, क्योंकि लाइसोजाइम आपके खाने से बैक्टीरियाज को आसानी से मार मूर कर अलग कर देते हैं। तो थायोसाइनेट हैज द सॉल्ट and lysozyme which has the antibacterial property kills the
bacteria of the food, kills the infection of the food, it will clean the food, जिसकी वजह से खाना आपका अंदर जाता है. Now listen to me very carefully, okay? Second most important function of the buccal cavity, that slight digestion present into the oral cavity. स्लाइट डाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, जब भी मैं 10th क्लास में पढ़ाती थी, तो जब भी मैं लोगों से पूछती थी कि बताओ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो लोग कहते थे स्टमक से. नो बच्चों, डाइजेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. वी कैन डाइजेस्ट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द स्टार्च इनटू द माउथ. मैडम 100% क्यों नहीं कर सकते? बेटा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जो पीएच चाहिए वो करीब 7.2 टू 7.8 तक का चाहिए. बकल कैविटी का जो पीएच होता है वो होता है 6.8. ठीक है. दूसरी बात, किसी भी चीज का फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये अपन लोग सीख गए थे. तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन, वो भी इनकम्प्लीटली, हम बकल कैविटी में कर पाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्टिमम पीएच फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. Suppose that if the buccal cavity pH of the buccal cavity 7.2 to 7.4, then we will easily digest the starch. ठीक है. So as we earlier discussed about the composition of saliva, ये लाइन मैंने इसीलिए सारे बच्चों को लिखी है कि मैडम आप सलाइवा का composition बता नहीं रही हैं, तो ये मैं पहले ही लिख चुकी हूँ. It contains salivary amylase, ठीक है, which digest the starch into the maltose. Starch, ठीक है. Starch is a polysaccharide in the presence of salivary amylase. अब इसका दूसरा नाम है टाइलिन. ठीक है, ये टाइलिन के नाम से भी आ सकता है. ये क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नीट में आ सकता है ये सवाल. ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सुनना. मैडम हम लोग इसको सलाइवरी एमाइलेज क्यों कह सकते हैं? हम लोग सीधा इसको एमाइलेज कह दे, कोई टेंशन है क्या? अरे है, क्योंकि ऐसा ही एक एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है जिसे हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं. तो जो एमाइलेज पैंक्रियाज निकालेगा वो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और जो एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड निकालेगी वो है सलाइवरी एमाइलेज. इट विल कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज. स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड. नाउ salivary amylase is absent in the cows, buffaloes, predatory carnivores like lions and tigers. ठीक है, क्योंकि उनका जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उनका स्टमक और उनका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकाल देता है. ठीक है. Now look at this reaction. What is this green like structure? क्या दिखाई दे रहा है? ये जो ग्रीनिश आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. आप क्या देख रहे हैं कि देयर आर सो मेनी ग्लूकोज यूनिट अटैच्ड बाय द बीटा 1,4 लिंकेज. खैर वो मतलब से मतलब नहीं है अभी आपको, सिर्फ ये याद रखो कि व्हाट इज द स्टार्च. स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ये मैं कई बार बता चुकी हूँ. ओके, इट इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज. ठीक है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज. इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इट विल कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज. ओके, दिस इज द माल्टोज. माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड. माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड मतलब 2 units of sugar. 2 units of sugar. ठीक है. तो what you have done in the buccal cavity, we can digest the polymer of the starch into the दो का unit. ठीक है, तो 10 का 2 10 का 2 10 का 2 ये वही वाला हाल है. तो 10 इज द स्टार्च और 2 इज द माल्टोज. ठीक है, तो हमने 2 का यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है. हम लोग इसको सिंगल यूनिट में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी भी चीज़ का फाइनल डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मेरे बच्चों. ठीक है, आगे बढ़े. बकल कैविटी का डाइजेशन समझ में आया आपको? कि अगली बार कोई पूछे कि वाई वी ऑलवेज डाइजेस्ट द 30% स्टार्च इनटू द माउथ, so there is no optimum pH for it. Pancreatic juice has the optimum pH for it, so that the 70% of the starch will digest into the duodenum by the pancreatic juice.
नाउ अब ध्यान से समझना है, टाइलिन डाइजेस्ट ओनली द कुक्ड स्टार्च। समझ में आई बात? टाइलिन हमेशा कुक्ड स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर सकता है। तो अगली बार तुम्हारा मन करे कच्चा आलू चबाने का भैया, तो कभी भी ऐसा मत करना कि तुम्हारे पास स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम तो है तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट कर सकता है, पर जो टाइलिन होता है वो सिर्फ पके हुए स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, बकल कैविटी का डाइजेशन समझ में आया? देयर इज ओनली वन रिएक्शन, लाइसोसोम में मैंने बताया था कि इट इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। नाउ bolus pushes inwards through the pharynx into the esophagus by the swallowing through the involuntary contraction of the circular muscle. The process is called as peristalsis. Now let me explain you what is the peristalsis. क्या होता है peristalsis बच्चों? Important process है। peristalsis क्या है? देखो, whenever I drink water I will do like this. aha, whenever I eat something I will do like वाह। तो जब आप किसी चीज को निगलते हैं तो इट इज अ पुशिंग मूवमेंट। व्हाट इज दिस? पुशिंग मूवमेंट, एंड द पुशिंग मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। किसी भी चीज को धक्का देने की कहानी को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं बेटा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब बोलस जो है, ठीक है, बोलस जो है वो कहाँ पर पहुंच गया है भैया मेरे? वो बोलस जो है अब वो इसोफेगस में पहुंच गया है बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। आई ऑलरेडी टेल यू दैट व्हाट इज द सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपका एपिग्लॉटिस ट्रैके को बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपका जो खाना होता है वो हमेशा इसोफेगस में जाता है। नाउ इज देयर इज एनी डाइजेशन इन द इसोफेगस? दिस इज द इसोफेगस। ओके, इसोफेगस। कोई डाइजेशन है क्या? नो डाइजेशन। क्यों नहीं है कोई डाइजेशन? क्योंकि कोई एंजाइम ही नहीं है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों जो है ध्यान से सुनेंगे। जब आप खाने को निगल रहे हैं, देन जो सर्कुलर मसल्स हैं, वी हैव 4 लेयर्स ना, तो जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो खाना अपने आप सरक कर जो है नीचे पहुंच जाता है। ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज अ इनवॉलेंट्री प्रोसेस। तो एक बार अगर तुमने खाना निगल लिया है तो अब तुम ये सोचो कि भैया ऐसा 4 घंटे बाद पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब आपने एक बार खाना निगल लिया है उसके बाद खाना अपने आप सरक कर नीचे पहुंच जाएगा। इट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। तो ये जिस मूवमेंट से पहुंचता है स्टमक में उसे आप पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ठीक है, देयर इज अ स्फिंक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन द स्टमक। which color I do select? Let me select green color. I love green color. Do you? मुझे बताना तुम्हें ग्रीन कलर पसंद है क्या? ये तुम्हारी पसंद तो मेरी पसंद। नाउ लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया। ये दिख रहा है वाइब्रेंट ग्रीन कलर। दिस इज द गैस्ट्रो, अब नहीं दिख रहा होगा आपको। दिस इज द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और आपका खाना स्टमक में पहुंच गया। अब आप ध्यान से देखिए, देयर इज अ स्फिंक्टर कॉल्ड एज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। A sphincter present in between the esophagus and the stomach is called as gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal sphincter अभी खुला हुआ है तो खाना esophagus से stomach की ओर आसानी से आ रहा है। But once the खाना or the food will enter from the esophagus to the stomach, the sphincter will close. ठीक है, अब listen to me very carefully, ये मैंने शायद बताया भी है। किन्हीं कारणोंवश अगर ये स्फिंक्टर क्या हो जाए, अगर ये स्फिंक्टर हो जाए खुला, खाना इसोफेगस से स्फिंक्टर में आ गया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर अगर गलती से ये स्फिंक्टर क्या हो बच्चों, खुला रह जाए तो क्या होगा बोलिए? तो ये खाना आउटवर्ड होगा। आपके खाने में HCl वगैरह सब ऑलरेडी मिल चुका था,
पर अब इस खाने में HCl जिसमें मिला हुआ है वो सब इसोफेगस की ओर मुड़ेगा, इसोफेगस की ओर मुड़ेगा तो क्या होगा, आपको गले में जलन होगी। दिस इज कॉल्ड एज हार्टबर्न और पायरोसिस। ठीक है, सो ये समझ में आया आपको, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, डन 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 डन। तो स्फिंक्टर खुला होगा तो खाना जाएगा और नहीं होगा तो नहीं जाएगा। नाउ लिसन टू मी, नाउ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। ओके, who will release the gastrin hormone? The G cell which is present on the pyloric part of the stomach। पढ़ा है हम लोगों ने, स्टमक का लेक्चर लगाओ वहां पे। तो जो G सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो निकालती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। G cell will releases the gastrin hormone. The gastrin hormone will goes into the cells of stomach। समझे नहीं समझे? तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन रहेगा वो स्टमक की सेल्स पे जाएगा और बोलेगा ए भैया खाना जो है वो स्टमक में आ गया है या आने वाला है, तो गैस्ट्रिक जूस निकालना शुरू करो। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन की उपस्थिति के वजह से होता है। अगली बात, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कंट्रोल्ड बाय द नर्व, हार्मोन एंड केमिकल। ठीक है, तो नर्व के मामले पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले कौन सी नर्व गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है? इट इज द 10th क्रेनियल नर्व। इट इज द 10th क्रेनियल नर्व। ओके, नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स, हार्मोन्स एंड केमिकल। तो सबसे पहले हम लोग नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। नर्व कौन सी है? 10th है वेगस। ठीक है, 10th गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करती है। हार्मोन, हार्मोन बोलेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करता है। और केमिकल, केमिकल केमिकल हो सकता है कैफीन। ठीक है, ये हो सकते हैं केमिकल। अब बोलेंगे, फिर से शुरू करें, तो आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कंट्रोल हो सकता है, नर्व से कंट्रोल हो सकता है, हार्मोन से कंट्रोल हो सकता है और केमिकल से कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल का मतलब ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, कि ज्यादा भी हो सकता है बच्चों और कम भी हो सकता है। ठीक है, अगली बात, डाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू, डाइजेशन इन स्टमक डिवाइडेड इनटू 3 phases, सिफेलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल। शुरू करें, ये समझ में आया आपको कि डाइजेशन, अब जो खाना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन इन द स्टमक व्हेन द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन। जो खाना है इसोफेगस से स्टमक में आ गया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। आ गया खाना, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बंद हो गया, खाना वापस बैकवर्ड नहीं होगा, होगा तो हार्ट बंद होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्टमक को कैसे पता चलेगा कि उसको गैस्ट्रिक जूस निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात। 3 phases होती हैं। एक होती है सिफेलिक फेज। ठीक है, सिफेलिक फेज का मतलब ये होता है कि आपको भूख लगी हो देखकर, ठीक, समझो, जब आपके, ध्यान से समझे, ओहो वेयर इट इज, हियर इट इज। जब आपके सामने आज आपकी मम्मी ने बनाया डोसा और क्या बनाया सांबर बड़ा और क्या बनाया पिज्ज़ा और क्या बनाया बर्गर। ठीक, ये सब रख दिया और आज आपकी मम्मी से आपकी लड़ाई हो रखी है। आपने बोल रखा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा आज, पर जैसे उन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, इडली, बड़ा रखा तो आपका पेट जो है वो, आपके पेट के जितने जो रैट्स हैं, जितने चूहे महाराज है, गणेश भगवान है, वो सब जो है कैसे करने लगे, गुड़ गुड़ गुड़। अब आपको ऐसा लग रहा था कि भाड़ में गया गुस्सा, भाड़ में गई लड़ाई, पहले खा लेते हैं उसके बाद लड़ाई करेंगे। आपको पता है एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ? दिस इज कॉल्ड एज सिफेलिक फेज ऑफ द डाइजेशन। आपके साथ इवन आप देखो मत, आप ना कंटिन्यूसली अपने मोबाइल पे खाने की तस्वीरें देखो बस। ठीक है, आप कंटिन्यूसली अपने मोबाइल पे खाने के वीडियोस देखो, उसके 10 मिनट बाद, आप कितना भी खा के बैठे हो, 10 मिनट बाद जो आपको भूख न लगने लगी हो तो मेरा नाम बदल देना। दिस इज कॉल्ड ए सिफेलिक फेज। जब
आप किसी फूड को देखते हैं तो तो जो आपके स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो गैस्ट्रिक सेल्स को बोलती हैं कि भैया ऐसा है कि मनुष्य जो है वो खाना देख रहा है तो इसको बोलो तो जरा थोड़ा खा ही ले, इतना देख रहा है तो ये जो गैस्ट्रिक से ग्लैंड्स होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और वो गैस्ट्रिक जूस निकालना शुरू करती हैं। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस निकालता है, अब खाने पेट में भले ही खाना है पर वो आपकी गैस्ट्रिक जो स्टमक की दीवारों हैं उनको बोलती है अरे अरे भाई मेरे मोहन सोहन खाओ जरा, खाना देख रहे हो तुम। दिस इज कॉल्ड एज cephalic phase when your gastric juice starts secreting by the viewing something, जब आप कुछ देख रहे हैं। नाउ गैस्ट्रिक फेज, व्हाट इज द गैस्ट्रिक फेज? ठीक है, गैस्ट्रिक फेज जो है वो क्या होता है कि जब आप खाना खा लेते हैं, मतलब आप बॉडी को ये पता है, जैसे सिफेलिक फेज सिर्फ सोचने और देखने से हो जाता है, गैस्ट्रिक फेज होता है कि जब आप खाना खा ही रहे हो, ठीक है, तो जब आप खाना खा ही रहे हो तो आप गैस्ट्रिन बोलेगा कि खाना आने वाला है, खाना का निवाला शुरू होने वाला है, तो अपने गैस्ट्रिक जूस को निकालना शुरू करो। तो जब देखकर सोचकर निकल रहा है गैस्ट्रिक जूस, दिस इज कॉल्ड एज सिफेलिक फेज। जब आप जो है रियली में निकल रहा है, जब आप खाना खा रहे हैं तब निकल रहा है, इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक फेज। एंड थर्ड वन इज द इंटेस्टिनल फेज। ठीक है, जब आपका खाना, इंटेस्टिनल फेज क्या होता है कि जब आपका फूड क्या होता है, जब आपका फूड कहां से कहां की ओर पहुंच जाए, स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन की ओर पहुंच जाए और आपका गैस्ट्रिन सिक्रीशन कम हो जाए। क्योंकि आपको भी मैंने बताया था कि देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड जो कि ड्यूडिनम की दीवारों से निकलता है। गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड ड्यूडिनम से जाकर स्टमक को बोलता है भैया खाना मेरे पास है, तुमको कुछ नहीं करना है, तो तुम अपना गैस्ट्रिन निकालना बंद करो, ताकि क्योंकि गैस्ट्रिन निकलता रहेगा हार्मोन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव रहेंगी, गैस्ट्रिक जूस निकलता ही रहेगा, तो वो गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को बंद करवा देता है स्टमक से, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस निकलना बंद हो जाता है। सो सिफेलिक फेज, अगर आपका गैस्ट्रिक जूस जो है वो देख कर निकल रहा है खाने को। गैस्ट्रिक फेज, जब खाना खाकर गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, इट इज अ ट्रू फेज, ऐसा होता ही है। एंड इंटेस्टिनल फेज, जब आपका गैस्ट्रिक जूस निकलना बंद हो गया है क्योंकि खाना आपका इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। ये कहीं भी नहीं दिया रहता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। नाउ तीनों फेजेस जो है आप लोगों ने खींच लिए, समझ लिए, बता लिए, मतलब मैंने बता दिए, तो आपको पता है कि देखकर भी गैस्ट्रिक सेल्स जो है एक्टिव हो जाती है और गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका जो दिमाग होता है ना, वो समझ जाता है कि खाना आने वाला है। ये जो वेगस नर्व है ये तुरंत सिग्नल, 10th क्रेनियल नर्व बताई मैंने आपको, ये तुरंत जाती है इसके पास, वो बोलती है अरे खाना खा लिया इसने, अब आएगा नीचे। तो गैस्ट्रिक फेज। इंटेस्टिनल फेज, जब खाना ड्यूडिनम में पहुंच जाता है, देन द ड्यूडिनम इज गोइंग टू टेल दैट स्टमक कि गैस्ट्रिन निकालना बंद करो मेरे भैया, क्योंकि अब जो खाना आप मतलब गैस्ट्रिन निकालना बिल्कुल बंद करो, क्योंकि जो खाना है वो मेरे पास आ चुका है। अब गैस्ट्रिन निकाल के, गैस्ट्रिक जूस निकाल के करोगे क्या अगली बार निकालना? ठीक है। नाउ गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, मैं यहाँ पे डाइजेशन आपको गैस्ट्रिक जूस से बता रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि कॉम्पोजिशन क्या है। मैं कॉम्पोजिशन हर जगह आपको अभी इसमें बताऊंगी, ठीक है। चलो चलो चलो। वाटर, गैस्ट्रिक जूस में 99.5% वाटर होता है। इसमें HCl होता है 0.2 to 0.3%, ठीक है, 0.2 to 0.3% होता है। pH होता है 1.5 to 2.5, वेरी एसिडिक, ठीक है, और अमाउंट होता है 500 to 1000 ml पर डे। तो एसिडिक होता है 1.8 तक अराउंड pH होता है इसका, और अमाउंट होता है 1000 ml तक एक स्टमक गैस्ट्रिक जूस निकाल सकता है। साइज, डायमेंशन, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ pH के बारे में ये बता रहा है कि बेसिक नीला होता जाता है, न्यूट्रल रेड, नीले और येलोइश के बीच में होता है, और एसिडिक ये pH, मतलब आप 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिक, 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक, ठीक है। नाउ अब तुम्हें क्या पता चला बच्चों? तुमको ये पता चला कि गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। समझ में आई बात? गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है मेरे लल्ला? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब हम लोग सबसे पहले तो ये जानने व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ HCl। हम बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन इन द स्टमक, ठीक है, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन इन द स्टमक, ठीक है। और हम इसमें गैस्ट्रिक जूस के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है, ठीक है। नाउ HCl करता क्या है बच्चों, हो नाउ देखेंगे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो देख लो। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस के कॉम्पोजिशन में एक जो चीज यहाँ पर नहीं लिखी है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स भी तो होते हैं ना। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन, एंजाइम होता है लाइपेज, ठीक है, और एंजाइम होता है रेनिन, ठीक है, ये होता है एंजाइम। रेनिन किस में पाया जाता है? इन्फेंट्स में, ये इन्फेंट्स में होता है, ठीक है। अब समझना, ये सब एंजाइम के कौन से फॉर्म हैं भैया? एक्टिव। ये सब एंजाइम के कौन से फॉर्म है? एक्टिव, ठीक है। अब इन्हीं के इनएक्टिव फॉर्म में बता रही हूं आपको। जैसे पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है? ये एक्टिव फॉर्म होता है। इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है एंजाइम्स का? इनएक्टिव फॉर्म देखिए, जैसे पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है? पेप्सिनोजन। आगे बात करेंगे इसलिए मैं लिख नहीं रही हूं। पेप्सिन का होता है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन, लाइपेज का इनएक्टिव फॉर्म होता है प्रोलाइपेज और रेनिन का होता है प्रोरेनिन। ना HCl का वर्क क्या है? HCl का वर्क है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, ठीक है। ये आपको लगता है कि गैस्ट्रिक जूस सिर्फ खाना खाते समय निकलता है? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। गैस्ट्रिक जूस जो है ये हो सकता है बिना खाना खाए भी निकले, भाई सिफेलिक फेज जो है वो उस पर निकल ही रहा है गैस्ट्रिक जूस, पर जब तक HCl इनको नहीं बोलेगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते, ठीक है। तो पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है, प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म है। HCl की उपस्थिति में ये एक्टिव होते हैं, क्योंकि HCl क्या करता है? इनएक्टिव साइट्स को काट के हटा देता है। तो HCl का फर्स्ट फंक्शन इज टू एक्टिवेट्स द एंजाइम। पहला फंक्शन कि जो भी एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में इनएक्टिव फॉर्म में है, गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, एंजाइम ये भी इनएक्टिव है, खाना आने वाला है या खाना आ गया है, तो उसको आप एक्टिव करिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। जब कभी भी आप डिनर वगैरह में जाते हैं, जब कभी भी आप कहाँ जाते हो? डिनर पे जाते हो, तो यू ऑलवेज स्टार्ट डिनर विद द सूप, ठीक है, कैफीन। तो ये क्या करता है? ये ऑक्जेंटिक सेल्स को इरोड करता है। ऑक्जेंटिक सेल HCl निकालती है, ऑक्जेंटिक सेल को ना ऐसे 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 इरोड करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा HCl निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा HCl निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनएक्टिव एंजाइम्स पड़े हैं गैस्ट्रिक जूस में वो एक्टिव होंगे। एक्टिव होकर ये पेप्सिन और रेनिन बनाते हैं। आपके पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है प्रोलाइपेज, हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है यहाँ पर वो भी HCl की प्रेजेंस में लाइपेज में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपेज कौन सा लाइपेज है ये बच्चों? मैं वो वाला नाम तो लिख दूं। कौन सा लाइपेज है ये? ये है गैस्ट्रिक लाइपेज। विच लाइपेज इज दिस बच्चा लोग? गैस्ट्रिक लाइपेज, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में निकल रहा है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। आगे बात करते हैं। तो HCl एंजाइम्स को एक्टिव करता है। इट डिस्ट्रॉयड द जर्म फ्रॉम द फूड। तो अगर मान लीजिए बकल कैविटी से आपका खाना, मान लीजिए कि बकल कैविटी से नहीं हुआ है प्यूरिफाइड, नहीं है, अभी प्यूरिफाइड नहीं है, मतलब अभी जर्म्स हैं उसमें, तो स्टमक भी बचाएगा नहीं। स्टमक में जो HCl होता है वो भी जर्म्स को किल कर सकता है, क्योंकि HCl एसिड होता है, एसिड तो काटने का काम करता है। ये फूड को एसिडिक बनाता है, एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है, ताकि गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स खाने पर एक्ट कर सके, उसे तोड़ सके। क्योंकि आपको पता है कि जो पेप्सिन होता है वो हमेशा एसिडिक पीएच पे ही काम करता है, और बकल कैविटी से जो खाना आ रहा है वो है 6.8 पीएच का, क्योंकि सलाइवा का पीएच उतना ही होता है। अब HCl को खाने में मिक्स होकर खाने को एसिडिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये एंजाइम ही काम नहीं करेगा उस पे, ठीक है। तो ये खाने को एसिडिक बनाता है। नाउ खाना जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है ये स्टमक का रोल है, मतलब मिक्स करने का काम है स्टमक का खाने को। तो HCl भी मिक्स होता है खाने के साथ, और जो खाने का जो हार्डनेस, हार्ड वाला पार्ट होता है, उसको काट काट के जो HCl होता है वो अलग करता जाता है, ठीक है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए
HCl ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HCl of the gastric juice converts the Fe3 plus into the Fe2 plus which makes the absorption of the iron possible. ठीक है, सो HCl का दूसरा रोल ये है कि वो Fe3 प्लस आयंस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, Fe2 प्लस में, जिससे वो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। आपको HCl के रोल समझ में आया, एक्टिव करता है, जो है जर्म्स खाता है, तोड़ता है, एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन काम कर सके, सॉफ्ट करता है फूड को ताकि डाइजेस्ट हो सके, और जो है फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट डाइजेशन इनटू द स्टमक बाय द एंजाइम्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी केयरफुली, ठीक है, एंड प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रेनिन की। रेनिन नाम का एंजाइम्स हम लोगों में, मतलब एडल्ट्स में नहीं पाया जाता। समझ में आई बात? रेनिन नाम का एंजाइम्स बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट्स में पाया जाता है, क्योंकि बच्चों में पेप्सिन का अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेप्सिन उनके में होता नहीं, पेप्सिन उनके में होता है, पर पेप्सिन बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ रेनिन जो होता है, इट विल एक्टिव ओनली इन द इन्फेंट्स, इट इज एब्सेंट इन द एडल्ट। नाउ what is the reaction of the renin, what is the reaction of the milk digestion in the infants by the renin? Now look at this very carefully. Casein, what is casein? Casein is the milk protein. Casein is the milk, look at, oh sorry, I'm sorry, ठीक, मिल्क को मैंने मिल्क लिख दिया था, पर ठीक है, casein is the milk protein. केसिन क्या है भैया? मिल्क प्रोटीन है। रेनिन के उपस्थिति में इट विल कन्वर्टेड इनटू द पैराकेसिन। ठीक है, पैराकेसिन मतलब कि कर्ड। एग्जैक्टली अभी कर्ड कैसा है? लूज कर्ड। ठीक है, बट in the presence of calcium ion, the paracasein is converted into the calcium paracasinate. It is the actual curd. Actual curd. It is the actual curd. ठीक है, ये है actual curd. आई आपको बात समझ में मेरी कि मिल्क, छोटा जो बच्चा रहता है, कभी आपने छोटे बच्चे को उल्टी करते हुए देखा है क्या? अरे नहीं देखा तो देखना। जैसे हम लोग जब दूध पी के उल्टी करते हैं तो हम कभी ऐसी उल्टी नहीं करते। मैं आपको बोल नहीं रही हूँ कि आप उल्टी देखो जाके, पर आप कभी गौर करना, जब छोटा बच्चा वॉमिटिंग करता है दूध पी के तो हमेशा दही जैसी उल्टी करता है। ठीक है, दही जैसी क्यों उल्टी करता है? क्योंकि रेनिन नाम का जो एंजाइम इनके पास है, ये दूध के प्रोटीन केसीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में, फॉलोइंग बाय पैराकैसिन। ठीक है, तो पैराकैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कर्ड फॉर्म होता है। अब बच्चा जब उल्टी करेगा तो कर्ड बाहर आएगा। अब कर्ड बन गया। कैल्शियम पैराकैसिनेट को अल्टीमेटली हमें तोड़ना ही है। ठीक, अब इस कैल्शियम पैराकैसिनेट को हम पेप्सिन की मदद से तोड़ेंगे इन द पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। मैडम, हमने जब पेप्सिन से ही तोड़ना था तो हमने पहले क्यों नहीं तोड़ लिया? इसलिए नहीं तोड़ा बच्चों, बिकॉज बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास, इन्फेंट्स के पास इतना पेप्सिन नहीं होता कि सारा दूध का केसीन प्रोटीन हम डायरेक्टली तोड़ सकें। तो पहले हम रेनिन से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर कर्ड के प्रोटीन्स को हम पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो आप समझे, केसीन को आपने पहले कैल्शियम पैराकैसिन में कन्वर्ट किया, देन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन वी कन्वर्ट द पैराकैसिन इनटू द कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि पेप्सिन आखिरी में क्यों आया? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट द कर्ड इनटू द पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स। नाउ अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दूं। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सोचो, बताओ, बोलो। प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अमाइनो एसिड। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है भैया मेरे? अमाइनो एसिड है।
ठीक है। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। अब ध्यान समझना, 2 अमाइनो एसिड, A.A मतलब अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उन्हें हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। समझ में आई बात? प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया साहब? पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है। नाउ लुक एट दिस, लुक एट हियर दिस, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारे पास हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे। ठीक, मान लो इधर 100 लगे हुए हैं और ठीक, ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसे चेन को आप क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ठीक ना। अब ये मैंने क्यों बताया? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन पॉलीपेप्टाइड चेन को इस बीच बीच से काटता जाएगा। ठीक, तो वो क्या बना लेगा? पॉलीपेप्टाइड, या बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड मिलती हैं। पॉलीपेप्टाइड, जब इसमें और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जुड़ेंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जुड़ेंगी तो इट विल मेक द प्रोटीन। समझ में आई आपको बात मेरी? प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों लोग? वो होती है अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसका नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। एक प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड चेन के फॉर्म में जुड़े रहते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, इसे आप कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सारी जब पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो बनता है प्रोटीन। ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है? स्टमक में हमें सिंगल अमाइनो एसिड में भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो तो हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर हम स्टमक में क्या करते हैं? हम स्टमक में करते हैं कि भैया प्रोटीन को तोड़ लेते हैं पेप्टोज, प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइड्स में। मतलब दीज आर व्हाट? दीज आर द चेन ऑफ सो मच पेप्टाइड बॉन्ड्स। अभी हम लोग सिंगल अमाइनो एसिड में स्टमक में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि ये रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो हम पेप्सिन की मदद से प्रोटीन को तोड़ देते हैं पेप्टोन, प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइड्स में। व्हाट आर दीज? दीज आर द ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब इन पेप्टोन्स में प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइड तीनों एक ही चीज है, पर आप लोगों ने प्रोटीन को तोड़कर उसके छोटे छोटे हिस्से निकाल दिए हैं, जैसे पेप्टोन, प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइड्स। अब इस पेप्टाइड में ये एक पेप्टाइड चेन है। लुक एट दिस, दिस इज अ पेप्टाइड चेन। इस पेप्टाइड चेन से हमको एक एक अमाइनो एसिड निकाल के बाहर करना है, पर वो हम किस में करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आपने इतने बड़े प्रोटीन से छोटे छोटे चेन को निकाल लिया है, जिसे आप पेप्टोन, प्रोटीएजेस और पेप्टाइड कह रहे हो। आगे बढ़े, कोई टेंशन परेशानी? ठीक, आ जाओ। नाउ गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1% फैट डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ओनली 1% फैट डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सिर्फ 1%। क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है। लेट मी राइट इट। किस कलर से लिखूं? तो कौन सा कलर तुम्हें पसंद है बताओ मुझे। मेरा मन है कि मैं आज इस कलर से लिखती हूँ। चलो देखो, हाँ ये तो काला ही दिख रहा है, पर काला है तो क्या हुआ? दिल वाला तो है। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेज ये काम करता है वर्क ऑन द इमल्सिफाइड फैट। समझ में आई बात? देखेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज सिर्फ और सिर्फ 1% फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जो आपका खाना है, ठीक, जो खाना ऊपर से आ रहा है उसमें भयंकर फैट है, बिल्लो भयंकर फैट है, पर हम सिर्फ और सिर्फ इस फैट में से 1% फैट ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 1% फैट को ही इमल्सिफाई किया है। इमल्सिफाई का मतलब हमने तोड़ा है, और उस टूटे हुए फैट को आपका गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट का कंसेप्ट सुनेंगे सब लोग सुनेंगे। फैट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये होता है कि 3 फैटी
3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, ये होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब हमको ट्राइग्लिसराइड को तोड़ना है, चाहे लाइपेज की मदद से तोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड को और तोड़ेंगे लाइपेज की मदद से तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड को जब आप तोड़ेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द 1 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। अब समझो, देखेंगे सब लोग, देखेंगे फैट जो होता है उसका सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ट्राइग्लिसराइड। सबसे कॉम्प्लेक्स मतलब फैट बोल रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है मतलब ट्राइग्लिसराइड, मतलब फैट, इससे क्या क्या कहोगे, मतलब फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किस में फंसे होते हैं, ये फंसे होते हैं ट्राइग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 यूनिट फैटी एसिड की, 1 यूनिट ग्लिसरॉल की। अब लाइपेज आया, लाइपेज ने 1 फैटी एसिड को बाहर किया, बचे 2 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर लाइपेज आया, उसने एक और फैटी एसिड बाहर किया, अब बचा 1 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैट। ये सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर सकता है, लाइपेज कर सकता है। ठीक है, और लाइपेज तब कर सकता है जब आपका फैट जो है ना इमल्सिफाई हो। इमल्सिफाई का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड में से आपने ट्राइग्लिसराइड को गुच्छे निकाल निकाल के फेंक दिए हैं। ठीक है, मतलब आपने प्रोटीन में से पॉलीपेप्टाइड चेन निकाल निकाल के फेंक दी है, तो हम लोग उन पॉलीपेप्टाइड चेन में से प्रोटीएजेस, पेप्टाइड और पेप्टोन निकाल लेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फैट होता है, जब इसको थोड़ा सा तोड़ देते तो इट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। और उसके बाद लाइपेज जो है इसे सिंपली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेता है। पर ये कहानी हम लोग करेंगे पैंक्रियाटिक जूस में। कहाँ करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस में, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 7 to 8 pH चाहिए होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यहाँ नहीं होता। तो आपको समझ में आया कि फैट का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, फैट किस फॉर्म में होगा, बहुत बड़ा, फिर उसको थोड़ा तोड़ेंगे ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, थोड़ा और तोड़ लो लाइपेज से तो डाइग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, और तोड़ो तो 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। वो कौन करता है, लाइपेज। लाइपेज स्टेप बाय तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा। ऐसे प्रोटीन के साथ है, प्रोटीन को तोड़ोगे तो बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन्स को तोड़ोगे तो क्या बनेंगे, ऑलिगोपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड चेन, बहुत सारी। फिर लास्ट में निकल जाएंगे एक एक अमाइनो एसिड। ठीक है, नाउ आगे बढ़े, देखेंगे। नाउ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेट मी एक्सप्लेन। आपको ये समझ में आ गया ना, लाइपेज कैसे काम किया, रेनिन कैसे काम किया, पेप्सिन कैसे काम किया। अब आपके खाने में थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट है, थोड़ा सा लिपिड डाइजेस्ट है, और बस स्टमक में तय होता है। नाउ बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड काइम फ्रॉम द स्टमक। बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड काइम फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, received by the duodenum. So digestion of the food in the small intestine is done by the bile juice, pancreatic juice and intestinal juice. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो ताकि मेरी आवाज़ और ज़्यादा खुले। ये आपको समझ में आए, ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई ना, तो हम लोग सिर्फ 1% क्यों डाइजेस्ट करते हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, पर मैंने एक्सप्लेन पूरा किया आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए आ जाइए, देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या रिसीव करता है। देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट होता है ड्यूडिनम, दूसरा पार्ट होता है जीजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास से आप रिसीव कर रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस, और इसी से आप लोग क्या रिसीव कर रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे ये डायग्राम इधर से देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगी। छोड़ो, आ जाओ। सो दिस इज द पैंक्रियाटिक जूस, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, ये है आपकी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, दिस इज द कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट विल ओपन इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, नाउ इट इज द स्टमक, इट इज द एसिडिक काइम, काइम इज अ चर्न फूड जो यहाँ से आ रहा है। दिस इज द गॉल ब्लैडर। ठीक, ओके। नाउ
गॉल ब्लैडर नहीं आएगा यहाँ, गॉल ब्लैडर तो इससे कंबाइंड रहेगा, ये समझे आप। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, bile juice, pancreatic juice, bile juice, pancreatic juice and the chyme received into the duodenum by the hepatopancreatic duct. pancreatic juice और bile juice कहाँ से आएगा? hepatopancreatic duct से, और stomach से आएगा chyme, ठीक। और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किससे होता है? इंटेस्टिनल जूस से, ठीक। आप समझो, सबसे पहले आपने देखा कि हम लोग ड्यूडिनम में क्या रिसीव कर रहे हैं? हम लोग ड्यूडिनम में रिसीव कर रहे हैं बाइल जूस को। हम लोग ड्यूडिनम में क्या रिसीव कर रहे हैं बेटा? बाइल जूस को, ठीक है। बाइल जूस का कॉम्पोजिशन देखो। बाइल जूस का सबसे पहले हम लोग क्या क्या रिसीव कर रहे हैं ड्यूडिनम में? हम ड्यूडिनम में रिसीव कर रहे हैं बाइल जूस, हम ड्यूडिनम में रिसीव कर रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस, और हम ड्यूडिनम में रिसीव कर रहे हैं काइम, स्टमक का खाना, ठीक। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखो बाइल जूस का, फिर देखो पैंक्रियाटिक जूस का, फिर इनसे डाइजेशन। चलो, बाइल जूस में का होता है मेरे लल्ला? ये इसमें होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये होते हैं बाइल पिगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन जो होता है इसका कलर कैसा होता है? बिलीरुबिन का होता है कलर येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक। और बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है बच्चों? बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन, ठीक है। बिलीवर्डिन का कलर होता है, बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन, ठीक है। बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन, ओके। इसलिए बाइल का कलर कैसा होता है? येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ठीक। ये होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये याद रखेंगे, कोई एंजाइम नहीं होता है बाइल में, नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं, नो नो नो, ठीक है। बाइल सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से? बाइल सॉल्ट होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट ज्यादा होता है 3 पोर्शन, और ओनली 1 पोर्शन होता है सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। इस सॉल्ट का मेनली काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस सॉल्ट का मेनली काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ये चीज मैं आपको ना डाइजेशन ऑफ द फैट में पढ़ाऊंगी अलग से, तो अभी वो मत करना, बस ये याद रखना कि बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? इट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। ये याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि कौन करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो आपको याद रखना है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या कर देता है कि बड़े फैट को थोड़ा छोटा कर देता है, ताकि उसमें लाइपेज एंजाइम एक्ट कर सके, क्योंकि लाइपेज इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ले इतने बड़े फैट को तोड़े। ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे लाइपेज उस पर एक्ट कर सके, ठीक है। नाउ बाइल जूस के पास कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं, जैसे NaCl होता है, NO2CO3 होता है, NaHCO3 होता है। ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ फूड को। किसको न्यूट्रलाइज करते हैं? एसिडिटी ऑफ फूड को। अब मैं सब कुछ क्लियर कर रही हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि अब मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिटी ऑफ द काइम पढ़ाऊंगी, ठीक है। या मैं यहीं पे पढ़ाई देती हूं ना। काइम में क्या होता है बच्चों? काइम में क्या है? HCl। काइम क्या है आपको पता है ना? फूड जो कि स्टमक से आ रहा होता है। अब आपके देखो इसमें क्या क्या है? NaHCO3, NaCO3 ले लेती हूं मैं। अच्छा, मैं आपको पढ़ा क्या रही हूं? पहले मैं हेडिंग तो डाल दूं। मैं आपको पढ़ा रही हूं यहां पे अभी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम। काइम में क्या है? HCl, NaHCO3। NaHCO3 किसके पास है? ये बाइल के पास भी है, और ये पैंक्रियाटिक जूस के पास भी, पीजे लिख दे रही हूं मैं, ठीक। पैंक्रियाटिक जूस के पास भी और बाइल के पास भी। अब मेरी बात को सब लोग बिल्कुल ध्यान समझना। अब क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द काइम कर रहे हैं हम लोग, ठीक। ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। अब फूड जो है, फूड को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो फूड में क्या आ जाएगा? NaCl। NaCl कैसे हुआ? NaCl और प्लस क्या बना? बोलेंगे 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 बोलेंगे, ये बना। क्या बना? बोलो। तो और बना H2CO3 बना। H2CO3 को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करो।
H2CO3 को जब और ब्रेक डाउन करोगे तो बनेगा H2O प्लस CO2। हाँ, तो ये बन गया है। अब देखो क्या हुआ, तो हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम कर रहे हैं। और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम कहाँ कर रहे हैं मेरे लल्ला? बताओ मेरे बच्चों, बताओ मेरे कृष्ण कन्हैया और मेरी राधाओं। इसको हम कर रहे हैं ड्यूडिनम में। कहाँ कर रहे हैं? ड्यूडिनम में। क्योंकि बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ये सब कहाँ आ रहा है? ये सब आ रहा है ड्यूडिनम में। और काइम जो इतना एसिडिक है, ये राक्षस है, हमें इस राक्षस को किल करना है। तो ये हमारे कृष्ण कन्हैया और हमारी जो राधा जी लोग हैं वो सब किल करेंगे इसको। अब इसके अंदर क्या है भैया? आपके ड्यूडिनम में क्या आया? आपका पैंक्रियाटिक जूस आया, आपका बाइल जूस आया और आपका स्टमक आया, क्योंकि इसमें बहुत एसिडिक होता है। अब मैंने आपको बताया कि बाइल जूस के पास इतने सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी फूड की, ठीक है। तो ये NaSCO3 मैंने एक ले लिया। ऐसे ही मैकेनिज्म सबका होता है, ये किसी बुक में बताया नहीं गया, ये मेरा है, फंडामेंटल मेरा है, मैंने क्लियर किया, ठीक है, आपके लिए। तो इसको मैंने रिएक्ट करवाया। ये पैंक्रियाटिक, पीजे मतलब पैंक्रियाटिक जूस, पीजे मतलब जोखनी, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में भी होता है यही चीज और बाइल जूस में भी होता है। अब जब रिएक्ट करो, Cl को रिएक्ट करोगे Na के साथ तो नमक बन जाएगा। अब आपके फूड में क्या आ गया? नमक। पहले क्या था? जहर, HCl, तो एसिडिक था। अब ये जब रिएक्ट करता है फूड के साथ तो फूड जो है वो कैसा हो जाता है? बेसिक, मतलब नमक वाला हो जाता है। और आपका H, ये जो थी HCO3 है, ये किसके साथ रिएक्ट कर गया? H के साथ, तो क्या बना? बाइकार्बोनेट, ठीक है, नहीं बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड होता है, ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। ये फटाफट झमाझम सकासक टूटेगा H2O में और CO2 में, ठीक है। तो आपको कुल मिला के देखना ही है, आपका फूड न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं हो गया? बोलो 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 बोलो। ऐसा क्यों किया तुमने? रहने देते एसिडिक, कोई टेंशन था क्या? अरे टेंशन है, क्योंकि अगर तुम इसको न्यूट्रलाइज नहीं करोगे ना बेटा, अगर तुमने इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ड्यूडिनम में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं, चाहे वो पैंक्रियाटिक जूस से आ रहे हैं, चाहे वो लीवर, एंजाइम तो लीवर से आता नहीं है, पैंक्रियाटिक जूस से आ रहे हैं, चाहे इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स हैं, वो कभी भी फूड पर एक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड पर बेसिक पीएच पर ही काम करते हैं। तो जो बेसिक पीएच नहीं है ना, तो एंजाइम भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग? ओके, तो ये हुआ बाइल जूस। नाउ तो ये देखिए बाइल जूस का एक इमेज लगा रखा है मैंने, देखो ये है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर येलो येलो डर्टी फेलो दिख रहा है ना। ये मैं थोड़ा सा लेबलिंग कर देती हूँ। ये गॉल ब्लैडर की डक्ट, कौन सा कलर लूँ बताओ तुम लोग, कौन सा पसंद? मैं काला ले लेती हूँ, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक। ये है सिस्टिक डक्ट, ये है अपनी कॉमन बाइल डक्ट। कहाँ से आ रही है? लीवर से आ रही है। ये क्या बन गई? बाइल डक्ट, ठीक। ये क्या है भैया? पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये क्या बनी है? बोलो मुझे, बताते नहीं हो यार कुछ। ये है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब सुनेंगे सब लोग, ठीक। ये हो गई हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बाइल लेके आई इधर से, कितना बेहतरीन GIF है, क्यों? कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं ही खुदा हूँ, ठीक। चलो, तो ये हो गया, इधर से आ गया बाइल, आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, और इधर से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, दोनों एक साथ जुड़ गए और कहाँ खुल गए? ड्यूडिनम में खुल गए। और इधर से ये तो दे ही रहा था कॉन्सेंट्रेटेड बाइल, गाढ़ा कर कर इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कनेक्शन इन बिटवीन द बाइल। ये मैं पहले 25 बार बता चुकी हूँ। आपको पता है कि गॉल ब्लैडर जो होता है, जो बाइल होता है, आपने उसमें क्या देखा कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। लिखा है क्या? नहीं लिखा है क्या? चलो मैं तुमको बता देती हूँ कि बाइल में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल। बाइल में फैट भी होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ लीवर में कि बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल में फैट्स होते हैं, बाइल में लेसिथिन नाम का फैट होता है। ये लिख भी देती हूँ कि बाइल हैज़ द कोलेस्ट्रॉल, बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसमें लेसिथिन होता है, ये एक फैट होता है, ठीक है। अब मान लो, समझो, अगर आपके गॉल ब्लैडर में बाइल में पाए जाने वाले जो कोलेस्ट्रॉल के पत्थर हैं वो ऐसे इकट्ठा होने लगे तो क्या होता है बताएंगे मुझे? ये इकट्ठा होने लगे, ये फैट क्लस्टर बन बन के, गोला बन के तुम्हारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने लगे तो आपके गॉल ब्लैडर में हो जाएंगे स्टोन, और इसे आप कहते हैं गॉल स्टोन।
क्या कहते हैं भैया राजा मेरे? गॉल स्टोन। ठीक है, ये याद रखना बात मेरी कि आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है, आपके बाइल में लेसिथिन नाम का फैट होता है। अगर आपके बाइल में पाए जाने वाले ये फैट यहां पर इकट्ठा होने लगे गॉल ब्लैडर में, तो आपको हो जाएगा गॉल स्टोन। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। सो व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस क्लास? प्लीज टेल मी क्या सीखा तुमने इस क्लास से? बोलो मुझे, मैं सब कुछ मिटा दे रही हूं। अब तुमने आज इस क्लास में क्या सीखा? तुमने आज सीखा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आज। देखो, मैंने तुम्हें डाइजेशन इन द बकल कैविटी पूरा बताया, फिर मैंने आपको बताया डाइजेशन इन द स्टमक, फिर मैंने आपको बताया डाइजेशन इन द ड्यूडिनम थ्रू द बाइल जूस। बाइल जूस का डाइजेशन जो है, अभी मैं आपको अब्जॉर्प्शन में और बताऊंगी फैट कैसे डाइजेस्ट होता है। बाइल जूस का कॉम्पोजिशन बताया, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द काइम बताया। ठीक है, तो आज हमने इतनी सारी चीजें सीखी। आई होप ये GIF बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी को डायग्राम नहीं पता होगा, वो GIF 10 बार देखेगा, ये पूरी चीजें रट जाएंगी। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला पार्ट था, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको अपन 2 पार्ट में करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में इसका अगला पार्ट बताऊंगी, जिसमें मैं पैंक्रियाटिक जूस से, इंटेस्टिनल जूस से डाइजेशन बताऊंगी और फिर एब्जॉर्प्शन बताऊंगी। एब्जॉर्प्शन में मैं आपको बताऊंगी कि फैट कैसे डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब कैसे होता है, क्योंकि आधा आधा बता दूंगी तो समझ नहीं आएगा। तो एक साथ बताऊंगी फैट कैसे डाइजेस्ट होता है बाइल जूस से और एब्जॉर्ब कैसे होता है। ठीक है, सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो और इसे जरूर देखना, क्योंकि जिन बच्चों ने भी ये देखेगा उनका नीट में डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।